हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5 जो कि SCERT का है। ठीक है, अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे इसका जो चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ये है SCERT का जो है क्लास 6 का शॉर्ट नोट। ठीक है, अगर आप इससे पहले 4 वीडियो और डाल चुके हैं और साइंस का भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि क्लास जो हमारा चैप्टर 4 जो था वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे कि आदमी जो है घूमते घूमते अपना जीवन व्यतीत करता था। यानी आदमी पहले जो है घुमंतु था, है ना। बाद में धीरे धीरे वो क्या किया कि प्राकृतिक रूप से जो वो देखा अनाज उपजते हुए, तो उससे क्या किया, वो एक अस्थाई निवास रहने लगा। और अस्थाई निवास रहने लगा तो रिश्तेदार बनने लगा। रिश्तेदार बनने के कारण एक दूसरे का सहयोग करने लगा और झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए वो सीख गया। अब अध्याय 5 में देखेंगे जब वो आरंभ करने लगा एक साथ रहना, तो वो किस प्रकार से उसका शहर का विकास हुआ और किस प्रकार से वो रहने लगा। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें देखेंगे आरंभ में मनुष्य क्या करता था, भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंगल में भटकता था, लेकिन कच्चा मांस फल कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करता था। नंगे रहा करता था या फिर अपने शरीर को पत्ते और जानवरों के खाल से ढकता था। यानी कि वो क्या करता था, घूमता रहता था। और ऐसा कोई कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में, है ना। तो वो क्या करता था, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी मिलता था, ठीक है, कोई केले के पत्ते या कुछ इस तरह से किसी जो जानवर को जब शिकार करता था तो उसका खाल वगैरह सब पहनकर वो अपने बदन को ढक लेता था। ठीक है, और क्या करता था, उस समय में आग का आविष्कार के कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ रहने लगा था और धीरे धीरे उसका क्या हो गया कि विकास हो गया। ठीक है, और विकास हुआ जिसके कारण, तो उसमें क्या हुआ कि जब मनुष्य का नवपाषाण काल, देखिए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए पुरापाषाण काल का अर्थ हुआ कि पाषाण, जब हमारा पत्थर का भी हम लोग उपयोग नहीं जानते थे, पत्थर से पहले हो गया सबसे पहले पुरापाषाण। उसके बाद मध्य पाषाण, मध्य पाषाण में थोड़ा बहुत हम लोग पत्थर का उपयोग सीख गए थे। और नव पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और नव पाषाण काल में जब हुआ तो नव पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग जो है नुकीले पत्थर का नुकीले वगैरह बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, उसमें लकड़ी फिट करके उससे शिकार करने लगे, भाला बनाने लगे, भाला में मतलब पीछे लकड़ी लगा के, और नुकीले पत्थर और हड्डी सब का उपयोग सीख लिए थे। तो नव पाषाण काल में जब हम लोग आ गए थे तो तभी हमारा खेती का क्या हो गया था, हम लोग खेती के लिए और खाद्य संग्रह के रूप में एक जाने लगा, और सब कोई सीख गया था कि एक जगह दूसरे जगह से कैसे रहकर और हमारे अनाज वगैरह सब कैसे उपजता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि खाद्य संग्राहक से अनाज उत्पादक बन गया। ठीक है, इस काल में मनुष्य के समूह में रहने लगा, गांव में एक साथ रहना सभी सीख लिया। नवपाषाण काल के बाद मनुष्य धातु युग में पहुंच गया। धातु युग में क्या, तो सबसे पहले तांबा का धातु का क्या किया, मतलब उसको मिला। ठीक है, जहां पे आगे देखेंगे वो होगा जहां मानव ने अपना हथियार धातु से बनाने लगा। इस युग में लोग व्यापार करना सीख लिया था, उसमें क्या होने लगा था, आयात निर्यात सब भी थोड़ा बहुत सीख गया था। ईंट के मकान बनने लगे थे, और इस प्रकार धीरे धीरे छोटी छोटी कई संस्कृति मानव ने क्या किया, इसमें सीखी और संस्कृति से मानव सभ्यता में प्रवेश कर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि हड़प्पा संस्कृति का विकास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं आदि ऐतिहासिक। देखिए जब से हड़प्पा सभ्यता शुरू होता है, इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। ठीक है, एक प्राक ऐतिहासिक काल,
प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्राचीन काल होता है तो उसमें हमारा आ जाता है एक आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक हासिक, ठीक है। तो हमारा जो है जितना भी सिंधु सभ्यता सब है वो किस में आता है, आदि ऐतिहासिक में, ठीक है। आदि ऐतिहासिक अब किसको कहते हैं उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेंगे तो क्या होगा, कठिनाई दूर हो जाएगा। देखिए आदि ऐतिहासिक उस तरह को कहते हैं जिसमें कुछ लिखा तो गया लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है, आदि ऐतिहासिक उसको कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक ऐसा हुआ जहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जब आया तो ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो हम लोग जितना भी हड़प्पा सभ्यता तक देख रहे हैं वो सब आदि ऐतिहासिक था। उसमें क्या था कि भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक ना। बहुत कुछ लिखा हुआ लोग समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो क्या लिख के गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसको जो है सिंधु नदी के किनारे ये मिला था। और हड़प्पा जो है ये सबसे पहले नगर का विकास, सबसे पहले खोज जब करने लगा था तो उसमें हड़प्पा जगह का खोज सबसे पहले हुआ, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण हुआ, व्यापार व्यवस्था, सुरक्षा, ज्ञान विज्ञान तथा विकास हुआ। इसी प्रकार इराक में मोसोपोटामिया की सभ्यता सेम समय में चल रहा था। अब देखिए लगेगा कि आपका वहाँ का सभ्यता क्या, तो वहाँ एक जगह है जिस तरह से मान के चलिए अभी आप अगर पटना और दिल्ली में कंपेयर कीजिएगा और फिर मुंबई में कंपेयर कीजिएगा, समय तो सेम चल रहा है लेकिन क्या विकसित होगा, मुंबई ज़्यादा विकसित है। उसी कालखंड में हमारा क्या है, हमारा जो है बिहार थोड़ा कम विकसित है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि जितना अभी मुंबई विकसित है, पटना को या बिहार को होने में 50 साल से ऊपर लग जाएगा। तो यही समय चल रहा था वहाँ पे भी, एक ही समय में अलग अलग सभ्यता चलते रहता है अलग अलग जगह पे। तो मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता का जो सांग सभ्यता था, पूछेगा चीन की कौन सी सभ्यता था, तो सांग सभ्यता, ठीक है, का विकास हुआ था उसी कालखंड में, ठीक है, जब हमारा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा की खोज लगभग 150 साल पहले हुआ, ठीक है, 150 साल पहले हुआ। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। पूछ देगा, वैसे ये टाइम तो नहीं पूछेगा, ठीक है, 4700 साल पहले हुआ था। पुरातत्वविदों के कारण इस सभ्यता की विस्तृत जानकारी क्या हुई है, हम लोग को मिली है, ठीक है। पुरातत्व वैधता किसको कहते हैं, तो पुरातत्व वैधता उसको कहते हैं जो इतिहास के जानकारी के लिए खोज करते हैं, ठीक है। और वो पुराने चीजों सबको इकट्ठा करके वो एक अनुमान लगाते हैं कि ये किस कालखंड का है या फिर इसका रहने का कारण क्या था। जब इसका पता लगाते हैं तो वही जो है मनुष्य, वही उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस सभ्यता में कारण प्रमुख शहर जो था कौन कौन था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनस्थली, लोथल, धौलावीरा, ये सब क्या था, प्रमुख शहर था। लेकिन हड़प्पा भी इसी में शहर में, तो हड़प्पा सबसे पहले खोज हुआ, इसीलिए सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि पुरातत्वविदों ने इस जगह पे खुदाई से मोहर क्या होता था कि वहाँ के सिक्का जिसका चलन होता था उसी को हम लोग मोहर कहते हैं। वो क्या करता था ना, कोई धातु पे एक जो है आघात करके, आघात मतलब चोट पहुंचा के कोई चिन्ह बना देता था, और वो क्या करना है, मोहर। कांसे से बने उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मापतोल के लिए, ठीक है। अच्छा, मापतोल के लिए जो यहाँ पे चलता था 16 वाट का, ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। मूर्तियां पाई गई थी, ये सब यहाँ पे मूर्तियां पाई गई थी।
इस सभ्यता में नगर दो हिस्सा में विभाजित था। एक तो पश्चिमी हिस्सा जो कि छोटी और ऊंची जगह पे बसा हुआ था, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा। उसके बाद जो है पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा था और निचले इलाके में बसा था। ऊंची जगह पर बसे नगर को दुर्ग कहा जाता था। तो पूछेगा जो हमारे दो सभ्यता था, जो पश्चिम में था, पश्चिम में क्या था, बड़े नगर का, ठीक है, उसमें क्या था कि तो जो ऊंची जगह पे रहता था वो पश्चिमी में, और उसको क्या कहा जाता था, दुर्ग नगर कहा जाता था, ठीक है। और जो हमारा निचली हिस्सा में, यानी कि वो क्या रहता था, निचली हिस्सा में जो लोग सुखी संपन्न थे वो निचली नगर में साधारण लोग रहते थे। तो साधारण लोग कहाँ रहते थे, नीचे में, और जो सुखी संपन्न था वो कहाँ रहता था, ऊपर में। नगर चार दीवारियों से क्या था, घिरा था, जो ईंट का बना हुआ था। तो इससे क्या पता चलता है कि ईंट का आविष्कार बहुत पहले हम लोगों ने कर लिया था। पाया गया है कि कुछ इमारत विशेष प्रकार के थे। और मोहनजोदड़ो में एक किताब मिला था जिसे महास्नानागार कहते थे, तालाब, सॉरी किताब नहीं, तालाब मिला था, और जिसे क्या कहते हैं हम लोग, महास्नानागार कहते हैं। अच्छा, मोहन महास्नानागार और एक जो है इसका महा अन्नागार, वो दोनों मोहनजोदड़ो में ही मिला था, ठीक है, स्नानागार और अन्नागार। तालाब में दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। तो पूछेगा कि तालाब में दोनों ओर सीढ़ियां कहाँ बनी हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में। इसकी ईंटें तराशी हुई है, तराशी हुई थी, तराशी मतलब डिजाइन उस पे कुछ ना कुछ अच्छा बनाया हुआ था। स्नानागार के चारों तरफ कमरे थे ताकि वहां पे क्या हो सके, कपड़े बदलने के लिए, ठीक है। और समझिए कि उस समय में हमारा भारत किस प्रकार से विकसित था, ठीक है। और स्नानागार के पास जो है क्या हुआ था कि एक कुआं था जिससे स्नानागार में पानी भरा जाता था, पानी निकलने की व्यवस्था थी। और इसी प्रकार कालीबंगा और लोथल में क्या मिला था, अग्निकुंड। तो पूछेगा अग्निकुंड कहाँ मिला है, कालीबंगा और लोथल में। अनुमानतः यह है, अनुमान लगाया गया है कि यह जो है अग्निकुंड यज्ञ के लिए प्रयोग किया जाता था। तो पूछेगा कि यज्ञ के लिए अग्निकुंड कहाँ हमको मिला है, तो वो कालीबंगा और लोथल में मिला है। इस सभ्यता के में मकाने 2 मंजिल और 3 मंजिल के थे। समझिए कि उस समय में 4700 साल पहले इतना विकसित था हमारा भारत। घर में आंगन और चारों तरफ कमरे, दरवाजे और खिड़कियां गली में क्या होती थी, खुलती थी। ये सारी गली में खुलती थी, दरवाजा वगैरह सब। और घरों में कुआं, कुआं और जो है हमको क्या मिला था, घरों में कुआं, और हमको यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था पानी के निकासी, कुआं और स्नानागार जो है वहाँ पे पानी के लिए मिला था उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या था। तो आगे के लिए हम लोग एक सेकेंड हम देख लेते हैं। आगे के लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या हुआ था, स्नानागार, और लोगों के जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी थे। यहाँ के लोग क्या थे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। नालियां भी उसमें क्या थी, बनी हुई थी, ताकि पानी क्या हो जाए, आराम से निकल जाए। अब देखिए हड़प्पावाई, मतलब हड़प्पा के जो आदमी थे वो सूती वस्त्र और गर्म कपड़ों का प्रयोग करते थे। मतलब वहाँ जो है उस समय में सूती कपड़ा और गर्म कपड़े के बारे में सभी जान गया था। स्त्री और पुरुष सोना, चांदी, हाथी के दांत और तांबे के आभूषण पहनते थे, ठीक है। और गोमेद, ठीक है, गोमेद और स्फटिक पत्थर का प्रयोग गहने के रूप में करते थे। वो चमकता था, ठीक ना, इसीलिए उस पत्थर का उपयोग करते थे। लोग पासे का खेल भी खेलते थे, खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए पासे का खेल बहुत पुराना है। मोहरों पर लेख का पता चला है कि हड़प्पा पाई, यानी कि हड़प्पा के लोगों
लेखन कला का भी आविष्कार कर लिया था। समझिए कि उस समय में लेखन का आविष्कार हो गया था, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, हम लोगों से जो बाद में 150 साल पहले बाद जो मतलब कि आज से 150 साल पहले जो हमारा खुदाई हुआ, तो उसके बाद वो पढ़ा ही नहीं गया कि आखिर वो लिखा क्या, कुछ कुछ अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए, नगर गांव से क्या होता था, घिरा होता था। गांव में लोग गेहूं और जौ, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती करते थे। यानी कि इतना खेती सीख गया था नवपाषाण में आने के बाद। ठीक है, नवपाषाण जैसे जैसे गुजरात शुरुआत हुआ नवपाषाण में कृषि का कार्य। ठीक है, उसके बाद जो है जिस तरह से हमारा हड़प्पा काल में आया, तो यहाँ पे अच्छे से सीख गया। अब देखिए, सिंचाई के लिए कुआं से जो है इसका प्रयोग किए जाने लगा। गाय, भैंस, बकरी ये सभी को पालतू बना लिया। पालतू उसी को बनाता था जो आसानी से कहीं ले जा और सके, और जिसको कंट्रोल करना क्या हो जाए, बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, और जो हमारे शिकार करने में भी मदद करे, और जब जरूरी पड़े तो वो हमारे भोजन के लिए भी क्या हो जाए, उपयोग हो जाए। तो बकरियां वगैरह सब क्या होता था, वो हमारे जो है शिकार करने में तो कुत्ता उपयोग करता था, और बकरियां सबको इसलिए करता था कि वो जो है हमारे भोजन के लिए भी क्या हो जाता था, पर्याप्त हो जाता था। अब देखिए, हड़प्पा के लोग व्यापार भी करते थे। इसका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से भी था। अब समझिए कि ऐसा हमको कैसे पता चला। हुआ क्या कि जो मेसोपोटामिया का जो सिक्का था या मोहर, वो यहाँ पे मिला और यहाँ का वहां पे जाके मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ लेन देन हुआ था। और लेन देन तभी होता है जब आप व्यापार करते हैं। ठीक ना, अगर आपको यहाँ अमेरिका का डॉलर मिले, तो इससे क्या पता चलता है कि अमेरिका का आदमी यहाँ आता था, या फिर यहाँ का आदमी अमेरिका जाता था कुछ लेने या खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, पृथ्वी को देवी पूजन इसमें जो है समझकर पूजते थे। पृथ्वी को देवी समझकर यहाँ पे पूजा जाता था। पशुपति, ठीक है, महादेव और वृक्ष की पशु की पूजा करते थे। ये भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास कर लेते थे। ताबीज भी पहनते थे। मृत व्यक्ति को जलाते और दफनाते दोनों थे। ठीक ना, तो पूछेगा कि जलाता था कि दफनाता था, दोनों करता था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, लोथल नगर में एक बंदरगाह भी था। बंदरगाह किसको कहते हैं, समझिए, बंदरगाह उसको कहते हैं जिस तरह से आपका बस जहाँ लगता है उसको बस स्टैंड कहते हैं, तो जहाँ पे पानी का जहाज लगेगा उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, धौलावीरा नगर में 3 भागों में बांटा था। धौलावीरा नगर को जो है 3 भागों में बांट दिया था। हड़प्पा सभ्यता के अंत माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा, या तो बाढ़ आया होगा, या बाहरी लोग आक्रमण करके उसको खत्म कर दिया होगा, या फिर भूमि जब बंजर हो गया तो वहां पे से आदमी निकल गया, या फिर भौतिक विस्फोट के कारण ऐसा हुआ होगा कि वहां का आदमी पूरा का पूरा साफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 5 का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो SCERT में क्वेश्चन दिया गया है पीछे, उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ताकि आपको कुछ भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, जल्द से जल्द आप पहुँचाइए, आपको PDF भी हम देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका जो है हमारा पहला क्वेश्चन SCERT के जो पीछे में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन का स्थल नहीं है। देखिए, मोहनजोदड़ो तो था, कालीबंगा भी था, लोथल भी था, लेकिन हस्तिनापुर जो है ना, ये नहीं था। तो यहाँ का ऑप्शन जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा, ये नहीं था। ठीक है, ये बाकी तीनों था। उसके बाद है, किस शहर के बंदरगाह का अवशेष मिला है। बंदरगाह का जो अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है, हमारा लोथल में। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। उसके बाद है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है।
तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं था? तो शहरी जीवन, ये तो विशेषता था। विदेशों के साथ व्यापार और ग्रामीण जीवन और सुनियोजित नगर। तो देखिए सुनियोजित नगर तो था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो है विदेशों से व्यापार ये नहीं था। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किस वर्ष की थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, ये इन्होंने किया था। तो इसको आगे में हम लोग देखेंगे, होगा जरूर आगे वाला चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं महान स्नानागार जो है कहाँ से, किस नगर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से हुआ था, है ना। इसको हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है इसमें थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला। जैसे सोना कहाँ से मिला, फिरोजा कहाँ पे है, चांदी कहाँ पे है, सीपियाँ कहाँ पे है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सोना जो है उसका जो है आप देखिएगा, अगर प्रमाण कहाँ मिला है तो वो मिला है कर्नाटक में। ठीक है, फिरोजा कहाँ से संबंधित है? वो तो मध्य एशिया। चांदी कहाँ से है? ईरान से। सीपियाँ कहाँ से है? तो सीपियाँ जो है वो गुजरात से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये संबंध जगहों के नाम पे बोला जा रहा है कि कहाँ से क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डाले। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो नगर का जीवन था उस पे कुछ प्रकाश डालना है। तो हड़प्पाइस नगरों में पाई गई जो रिहायशी इमारत था वहाँ पे सड़क पे नालियाँ एवं गलियाँ जो है उसको क्या था, सुनियोजित व्यवस्था के साथ तत्पर उजागर करती है। उसका जो है 90 डिग्री पे एकदम चौखुट जिसको कहते हैं हम लोग, आयताकार रूप में घर बनता था। और गलियां में जो है यहाँ पे क्या होता था, खिड़की वगैरह सब खुला होता था, नालियां मिलता था। तो उससे क्या पता चलता है, ये सभी व्यवस्था कहाँ मिलता है? शहर में। ठीक है, तो शहरों एवं योजना पे कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा। शासक शहर के लिए जरूरी धातु, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोग दूर दूर से परदेश भेजा जाता था। ठीक है, और क्या होता था? परदेश भेजा जाता था। लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम भी तभी करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस नगर में लिपिक भी होता था। ठीक है, लिपिक यानी कलर वाला। ठीक है, लिपिक जो भोजपत्र पर या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुका है। भोजपत्र किसको कहते हैं? समझिए कि पहले कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो तार के पत्ते या कुछ इस तरह का जो मोटा होता था पत्ता, उस पे लिख देता था, उसी को भोजपत्र कहते हैं। ठीक है, भोजपत्र पे लिखा हुआ था, खोद खोद के उसको लिख दिया जाता था और उसको सुखा के फिर उसको रख दिया जाता था। तो वो अब नष्ट हो चुका है। उसके द्वारा मोहर, हाथी के दांत आदि पर लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाला, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार भी रहते थे। अब शिल्पकार किसको कहते हैं? जो कला से परिपूर्ण होता है उसी को क्या कहते हैं? शिल्पकार। जो अपने घरों या उद्योग स्थल पे तरह तरह की चीजें बनाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सभी नगरीय व्यवस्था था और यह शहरी में ही पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, कहता है हड़प्पा नगर के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद जो कि बाँव पे लगाया जाता है, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान और बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। यानी जितना अभी पहनता है आदमी
वो सभी पहले पहनते थे। इसके निर्माण से सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी के दांत तथा तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमद और स्थापिक जैसे जो बहुमूल्य पत्थर होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी को सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करता था। कुछ बर्तन तो सादा रहता था, कुछ उस पे नीला या काले रंग का चित्रकारी कर देता था धूसर रंग से, ठीक है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए तांबा, कांस, चांदी तथा चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे उसके द्वारा उपयोग किया जाता था। जो उसके बाद है जो सख्त पत्थर का नापतोल के लिए बात तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल होता था। मनके के निर्माण के लिए यहाँ पे किया जाता था। बच्चों के खिलौने तथा उसके छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्ति आदि प्रमुख रूप से क्या होती थी, बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। और हड़प्पा संस्कृति, अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये हमारा खत्म हो गया, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, नगरीय सभ्यता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में कहता है हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृति के मिलने से विकसित हुआ है, जिसे लेखन कला का विकास और जो है हमारा शहर का निर्माण, व्यापारी और जो है कारीगर, कलाकारी इसी और विज्ञान जैसे सभी विकास जो है यहाँ पे हुआ था। यह सभी हड़प्पा संस्कृति में ही विकसित हुआ। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद है कि पहला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। किसी समाज का नगरीकरण के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है उन तथ्यों की सूची बनाना। देखिए नगर तभी कहेंगे जब वहाँ पे यातायात का साधन होगा, बिजली होगा, सफाई होगा, पक्के और ऊंचे मकान होंगे, आवासीय कॉलोनी होगा, शिक्षा के लिए पर्याप्त होगा, ज्ञान वहाँ पे मिलेगा, विज्ञान की सुविधाएं मिलेगी, चिकित्सा के सुविधाएं की समुचित व्यवस्था होगा जब, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नगरीय व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि ये सभी तत्व जब जरूरी है किसके लिए, नगरीय सभ्यता के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे का जो है इसमें क्या कहता है। आगे जो है इसमें कह रहा है कि हड़प्पा लोग देवी देवताओं, पशु आदि की पूजा करते थे और उनकी एक सूची बनाइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है देवी देवता और पशु की पूजा करते थे, जिसमें पृथ्वी के, पशुपति महादेव की, वृक्ष, गेंदा, सांड और इस सब के विशेष रूप से पूजा करते थे। एक सिंह वाला गेंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा था। अब देखिए पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में गाय का पूजा होता था कि नहीं, तो नहीं, ठीक है। अब देखिए जादू टोना में भी विश्वास करते थे यहाँ के लोग तभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहता है हड़प्पा के लोग जिन फसलों से परिचित थे उनकी एक सूची बनाइए और तुम जिन फसलों के बारे में जानते हो उनकी एक सूची बनाइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का लोग जो है गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि से परिचित थे। अब अपना सब क्या जानते हैं, गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मसूर, चना, सोयाबीन, राजमा, ढेर सारा है, तो वो सब के बारे में बताया गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है बोला है कि इसमें कुछ करके देखने के लिए बोला है। हड़प्पा शहर का जो है किस तरह से बसा हुआ था उसका एक नक्शा बनाने के लिए बोला है। तुम अपने गांव या शहर का नक्शा बनाए और दोनों नक्शा क्या है, समानता चिन्ह करे। तो ये तो क्या करना है, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा के लिए था, बच्चा को आपको करवाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अध्याय 5 का क्वेश्चन और टॉपिक दोनों क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे ढंग से। अब हम लोग जो है आगे का देखेंगे
छठा चैप्टर में क्या कहता है, जीवन के विभिन्न आयाम। अभी हम लोग देख लिए कि जो पाषाण काल से हमारा जो है मनुष्य का जीवन जब अस्थाई निवास होने लगा तो उसके बाद क्या होने लगा, अब उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले चैप्टर में और जो है अगले वीडियो में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से विद्या घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए